नमस्कार। आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की एक काफी चर्चित किताब आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब कई लोगों ने पढ़ी है और इस पे बातें भी बहुत होती हैं। बिल्कुल। और इसका जो मूल सवाल है वो ये कि भाई कामयाबी क्या वो सिर्फ किसी की अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत का नतीजा होती है? या उसमें लक, सही मौका, आपकी परवरिश, आपकी संस्कृति, मतलब आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इन सब चीजों का भी हाथ होता है। हाँ, यही सवाल ग्लैडवेल उठाते हैं। तो आज की चर्चा इसी किताब के आइडियाज और हाँ थोड़ी बहुत जो इसकी आलोचना हुई है उस पर आधारित रहेगी। चलिए फिर समझते हैं इसको। तो सबसे पहले ग्लैडवेल जो एक पारंपरिक सोच है ना कि कोई इंसान अकेले अपने दम पर कामयाब होता है, जिसे सेल्फ मेड मैन कहते हैं, उसको वो सीधे सीधे चुनौती देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये मिथक है। उनका तर्क है कि भाई आपकी जो बाहरी दुनिया है, आपके हालात हैं, वो आपकी सफलता में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब सिर्फ आप कितने काबिल हैं ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये सब चीजें मिलकर एक तरह का समीकरण बनाती हैं। सफलता अकेली नहीं आती। अच्छा, किताब में एक चीज जो बहुत फेमस हुई वो है 10,000 घंटे का नियम, हाँ हाँ, ये तो बहुत सुना है सबने। कि किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए आपको लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। वो बीटल्स का उदाहरण देते हैं, बिल गेट्स का। बिल्कुल। पर यहाँ ग्लैडवेल का जो असल जोर है वो सिर्फ घंटों की गिनती पर उतना नहीं है जितना इस बात पर है कि वो घंटे लगाने का मौका कैसे मिला। अच्छा। जैसे बिल गेट्स, उनको बहुत कम उम्र में मतलब स्कूल में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक्सेस मिल गया था। उस जमाने में ये बहुत बड़ी, बहुत रेयर बात थी। सही। तो ये जो अवसर था, इसने वो 10,000 घंटे संभव बनाए। यहीं पर आलोचक सवाल उठाते हैं क्या सवाल उठाते हैं? कि क्या ये 10,000 घंटे कोई मैजिक नंबर है, या प्रैक्टिस की क्वालिटी, सही गाइडेंस, माहौल ये ज्यादा जरूरी है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि ये नंबर हर फील्ड में या हर व्यक्ति के लिए शायद उतना सटीक ना हो। मतलब ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हाँ, थोड़ा पेचीदा है। एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है किताब में, मैथ्यू प्रभाव। हाँ, मैथ्यू इफेक्ट। बाइबल से लिया गया ये, कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। मतलब जीवन में जो छोटी छोटी शुरुआती बढ़त मिलती है ना, वो वक्त के साथ और बड़ी होती जाती हैं। जैसे वो कनाडा के हॉकी प्लेयर्स का उदाहरण देते हैं ना। हाँ, जिनका जन्म साल के शुरू में जनवरी फरवरी में होता है। हाँ, तो क्योंकि वहाँ एज कट ऑफ डेट ऐसी है कि वो अपनी एज ग्रुप में थोड़े बड़े होते हैं, फिजिकली ज्यादा डेवलप्ड, तो उन्हें बेहतर टीमों में चुना जाता है, ज्यादा कोचिंग मिलती है, ज्यादा खेलने का मौका मिलता है, और फिर वो और बेहतर होते चले जाते हैं। तो एक छोटा सा मतलब डेट ऑफ बर्थ का फर्क कितना बड़ा एडवांटेज बन जाता है आगे चलकर। कमाल है। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे छोटी शुरुआतें बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। सही कहा। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम्स जैसे एजुकेशन या स्पोर्ट्स वो वाकई सबको बराबर मौके देते हैं, या वो भी अनजाने में ऐसे ही फायदे बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल। और ग्लैडवेल इसी बात को संस्कृति से भी जोड़ते हैं। हाँ, कल्चर का रोल। वो बताते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे सोचने, काम करने के तरीके को और आखिरकार हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करती है। जैसे वो एशियाई छात्रों के गणित में बेहतर प्रदर्शन का उदाहरण देते हैं। हाँ, और उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि शायद उनकी भाषाओं का स्ट्रक्चर जो नंबर सिस्टम को समझने में आसान बनाता है। और साथ ही चावल की खेती का जो इतिहास है, एशिया के कई हिस्सों में उससे जुड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की जो सांस्कृतिक वैल्यूज है, वो शायद उन्हें मुश्किल गणितीय समस्याओं पर ज्यादा देर तक टिके रहने में मदद करती हैं। ये कनेक्शन काफी दिलचस्प है। हालांकि इस पर भी बहस होती है कि क्या ये ज्यादा सरलीकरण तो नहीं। खैर, संस्कृति के अलावा वो परिवार और परवरिश पर भी आते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कंसर्टेड कल्टीवेशन और नेचुरल ग्रोथ की बात करते हैं। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, ग्लैडवेल कहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अक्सर कंसर्टेड कल्टीवेशन अपनाते हैं। मतलब वो बच्चों के टैलेंट को निखारने में लगे रहते हैं, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज में डालते हैं, उन्हें सवाल पूछना सिखाते हैं, अपनी बात रखना सिखाते हैं, बड़ों से या अथॉरिटी से कैसे बात करनी है ये सिखाते हैं। अच्छा। जबकि जो वर्किंग क्लास परिवार है उनमें शायद नेचुरल ग्रोथ का नजरिया ज्यादा होता है। बच्चे अपने आप खेलते हैं, ज्यादा फ्री टाइम होता है, और बड़ों के साथ उनका रिश्ता थोड़ा अलग होता है, कम सवाल जवाब वाला। तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जो पहली तरह की परवरिश पाए बच्चे हैं वो स्कूल में, कॉलेज में और बाद में करियर में सिस्टम को नेविगेट करने में ज्यादा सफल हो जाते हैं।
उन्हें पता होता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, मौके कैसे बनाने हैं। मतलब घर का माहौल भी एक तरह का छिपा हुआ फायदा या नुकसान बन सकता है। बिल्कुल। और फिर आता है वो फैक्टर जिसे हम शायद किस्मत कहते हैं, सही समय पर सही जगह होना। हाँ, टाइमिंग। जैसे आपने टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों का जिक्र किया था, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। हाँ, ये सब लोग मोटे तौर पर 1950 के दशक के मध्य में पैदा हुए। ठीक उस टाइम पर जब पर्सनल कंप्यूटर क्रांति शुरू होने वाली थी। एग्जैक्टली। तो क्या ये महज इत्तेफाक था? ग्लैडवेल कहते हैं नहीं, उनका जन्म सही वक्त पर हुआ जब एक नई टेक्नोलॉजी उभर रही थी और उनके पास कुछ ऐसे शुरुआती मौके थे, जैसे बिल गेट्स का स्कूल कंप्यूटर वाला मामला, जिसने उन्हें उस लहर पर सवार होने में मदद की। लेकिन यहाँ ये भी सोचना जरूरी है, जैसा आपने पहले कहा, कि सिर्फ सही समय पर पैदा होना काफी नहीं। उस मौके को भुमाने के लिए जरूरी माहौल और साधन भी चाहिए। बिल्कुल सही। फिर से वही बात आ जाती है, अवसर और बाहरी कारक। तो ये सब जो आइडियाज हैं, ग्लैडवेल इन्हें कहानियों के जरिए बड़े अच्छे से समझाते हैं। किताब पढ़ने में मजा आता है, थोड़ी अलग सोच देती है। हाँ, उनकी स्टोरी टेलिंग काफी मजबूत है। वो जटिल विचारों को दिलचस्प बना देते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ आलोचनाएं भी आती हैं। जैसे कि कुछ आलोचक कहते हैं कि वो अपने तर्क को सपोर्ट करने के लिए बहुत चुने हुए उदाहरण लेते हैं, मतलब चेरी पिकिंग करते हैं। अच्छा, मतलब वो उदाहरण लेते हैं जो उनकी बात को सही साबित करें और शायद बाकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, कुछ ऐसा। और कभी-कभी वो चीजों को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देते हैं, जैसे 10,000 घंटे वाला नियम। वो उतना यूनिवर्सल नहीं है जितना किताब पढ़कर लगता है। और किताब ये तो अच्छे से बताती है कि लोग कामयाब क्यों होते हैं, पर ये नहीं बताती कि आप या मैं कामयाब कैसे हों। ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। सही बात है। तो फिर ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, मतलब हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, उसमें समाज, हालात और मौकों का कितना बड़ा हाथ होता है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया कैसे काम करती है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बस एक फॉर्मूला ढूंढ रहा है, स्टेप बाय स्टेप गाइड की सफल कैसे बने, या बहुत ही गहरा अकादमिक विश्लेषण चाहता है, तो शायद ये किताब वो उम्मीद पूरी ना करे। ये एक नजरिया देती है, जवाब नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो आउटलायर्स हमें सफलता को एक ज्यादा बड़े कैनवस पर देखने के लिए कहती है। हाँ, ये याद दिलाती है कि हमारी जीत सिर्फ हमारी नहीं होती, उसमें हमारे पीछे खड़े लोगों का, हमारे समाज का, हमारे इतिहास का और हाँ, थोड़ी किस्मत का भी हाथ होता है। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाती है शायद, अपनी और दूसरों की सफलता को लेकर। बिल्कुल। ये उस मिथक को तोड़ती है कि हर कोई अकेले ही सब कुछ हासिल करता है, और उन अदृश्य हवाओं को पहचानने में मदद करती है जो हमारी नाव को आगे बढ़ाती हैं या रोकती हैं। सफलता एक तरह की सामूहिक कहानी है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सफलता में बाहरी कारकों का, मौकों का इतना बड़ा रोल है, तो फिर हम एक समाज के तौर पर अवसरों को और ज्यादा बराबर और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि कामयाबी सिर्फ सही जगह और सही समय पर पैदा होने वालों की बपौती न रह जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।